आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम और मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं अभिषेक। तो इस वक्त चुनावी आंकड़े सामने आ रहे हैं जहां एनडीए 296 सीटों पर लीड कर रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन 236 सीटों पर लीड कर रहा है। इसी के साथ बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहां पर इंडिया गठबंधन जो है वो 41 सीटों पर आगे चल रहा है, तो वहीं एनडीए 39 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तो यानी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुत नुकसान होता नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा था कि बीजेपी की तरफ से चुनावों से पहले कि इस बार 80 की 80 सीटें बीजेपी उत्तर प्रदेश में जीत हासिल करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि सपा ने बीजेपी के किले को भेद लिया है। तो इसी के साथ अब जैसे ही चुनावी नतीजे सामने आए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार नजर आई, खबरें फैलने लगी कि क्या योगी आदित्यनाथ को अब सही में हटाया जाएगा, क्या उनके सीएम पद से इस्तीफा लिया जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो क्या बीजेपी को आगे और नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसी के साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या ऐसा संभव है कि योगी आदित्यनाथ को बीजेपी हटा सकती है? देखिए, मौजूदा वक्त की अगर मैं बात करूं तो ऐसा संभव नहीं है कि उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सके, क्योंकि 2022 का अगर आपको विधानसभा चुनाव ध्यान हो तो 2022 का चुनाव योगी आदित्यनाथ ने अकेले अपने दम पर, अपने काम के दम पर जो है उत्तर प्रदेश को जिताया था, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। और जिस तरीके की खबरें अब चल रही हैं, ये खबरों ने कब जो है जोर पकड़ा जब अरविंद केजरीवाल ने जेल से आने के बाद जो है ये बात कही कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। लेकिन जब पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल में होना था, उससे पहले मैंने पश्चिम उत्तर प्रदेश की कई सीटों को कवर किया, कई सीटों पर मैंने लोगों से बातचीत की। तो उस वक्त ऐसी कोई बात मीडिया में नहीं थी, उस वक्त ऐसी कोई घटना, मतलब ऐसी कोई बात नहीं चल रही थी। लेकिन जब मैं वहां ग्राउंड पर गया तो लोगों ने मुझे ऑन कैमरा नहीं कहा, लेकिन ऑफ कैमरा लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि क्या योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी केंद्र कर रहा है, क्या योगी आदित्यनाथ केंद्र की आंखों का कांटा बने हुए हैं, क्या योगी आदित्यनाथ की जो ताकत है, जो पावर है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर किसी नेता को देखा जाता है तो वो दो ही नाम सामने आते हैं, एक अमित शाह का और दूसरा योगी आदित्यनाथ का। तो अमित शाह को पहले नंबर पर रखने के लिए क्या योगी आदित्यनाथ को डाउन किया जा सकता है? ऐसे सवाल मुझसे लोगों ने पूछे और मुझे लगता है, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि इसी बात की खीज जो है वोटर ने निकाली है कि आप उत्तर प्रदेश में योगी की ताकत को नहीं जानते। और शबनम, मैं आपको इतना भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो सीटें फिलहाल मिल रही हैं, 30 सीटें भी अगर मिल रही हैं, तो इसमें मोदी से ज्यादा योगी के चेहरे पर वोट पड़ा है, क्योंकि मैंने खुद जमीन पर जाकर लोगों से बात की है। लोगों का कहना था कि हम किसी को नहीं जानते, हम सिर्फ महाराज जी को जानते हैं, कैंडिडेट कौन है। उत्तर प्रदेश में जो अभी सीटें जितनी भी बीजेपी को मिली है वो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर मिली है। और अगर बीजेपी ने दिल्ली से, केंद्र से बिल्कुल भी कोशिश हुई कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे को रिप्लेस किया जाए, वहां प्रधानमंत्री की कुर्सी, वहां उत्तर प्रदेश में सीएम की कुर्सी किसी और को दी जाए, तो इससे बीजेपी को नुकसान उठाना नहीं उठाना पड़ेगा शबनम। बीजेपी खत्म हो जाएगी उत्तर प्रदेश से, समाजवादी पार्टी रिवाइव कर जाएगी। और आपको यह भी बता दूं कि बीजेपी की जो सीटें घटी हैं उससे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को और समाजवादी पार्टी को रिवाइवल मिल गया है। जो कांग्रेस पार्टी 2019 में एक सीट पर सिमट कर रह गई थी, वो आज 7 सीटों पर आगे चल रही है। राहुल गांधी रायबरेली से लाखों वोटों से आगे हैं। समाजवादी पार्टी अपने ऑल टाइम हाई पर है। जब से समाजवादी पार्टी बनी है 1992 से आज तक समाजवादी पार्टी इतनी सीटों पर जीत दर्ज नहीं कर पाई। इस बार समाजवादी पार्टी 35 सीटों पर आगे चल रही है। तो यह नुकसान इसी बात का है, जो नैरेटिव फैलाया गया, जो भ्रम फैलाया गया, या फिर इस बात में कुछ हकीकत थी कि योगी आदित्यनाथ को लेकर। सबसे बड़ी बात तो अभिषेक यहां पर यह है कि स्मृति ईरानी अमेठी से बहुत ज्यादा वोटों से हारती नजर आ रही हैं। यानी कि राहुल गांधी भी अपनी सीट से 3 लाख वोटों से ऊपर से जीतते नजर आ रहे हैं। तो वही जहां मोदी अभी उत्तर प्रदेश पहुंचते थे तो वो कहते थे परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देना है, परिवारवाद को खत्म कीजिए। जैसे कि अब देखा जाए कि यादव परिवार जहां जहां से चुनाव लड़ा है बहुत ज्यादा मतों से वो सीट भी जीत रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये चीज भी, जैसे कि बीजेपी की तरफ से बयानबाजी हुई तो ये लोगों को खटकी, लोगों के मन में ये शायद बुलडोजर एक्शन का भी कह रहे हैं कि लोगों पर प्रभाव बुरा पड़ा। तो क्या हो सकता है कि बीजेपी कुछ नीतियां उत्तर प्रदेश में लोगों पर भारी पड़ी हैं? देखिए, इसके कई फैक्टर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के साथ 2019 में
बहुजन समाज पार्टी थी। बहुजन समाजवादी पार्टी का वोट बसपा को ट्रांसफर हुआ, लेकिन बसपा का वोट समाजवादी को ट्रांसफर नहीं हुआ। तो इस वजह से वो वोट बैंक जो था, दलित जो वोट बैंक था, कोर वोटर जिसे कहा जाता है मायावती का 14%, उसका कुछ हिस्सा बीजेपी के पास ट्रांसफर हुआ। लेकिन इस बार क्या हुआ, बीजेपी से वो वोट छिटक गया जो दलित वोट बैंक था। क्यों छिटक गया? एक तो आपने सुना होगा, लगातार एक बात चली कि बीजेपी 400 सीटें क्यों चाहती है। बीजेपी 400 सीटें इसलिए चाहती है कि वो संविधान को बदल देना चाहती है और आरक्षण को खत्म कर देना चाहती है। हालांकि बीजेपी ने इस पर सफाई दी कि 400 सीटें हमें आरक्षण खत्म करने के लिए नहीं चाहिए। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आरक्षण को कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा और जो आरक्षण को खत्म करने की बात करेगा हम उसके सामने खड़े हैं। लेकिन सच्चाई बताऊं तो दलित समाज इस बात से डर गया। अगर 400 सीटें बीजेपी को मिली तो कहीं 1% भी अगर बीजेपी ने जो है आरक्षण को खत्म कर दिया तो फिर उनके लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और वो जो दलित वोट बैंक बीजेपी को ट्रांसफर होता था, वो वोट ट्रांसफर हुआ समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को। हालांकि कांग्रेस पार्टी का अपना कोई वोट बैंक नहीं बचा था उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस बार दलित वोट बैंक के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का रिवाइवल हो गया। दूसरी बात योगी आदित्यनाथ की मैंने आपको बताई, योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी चल रही थी। और तीसरा फैक्टर जो रहा, जो लोकल कैंडिडेट्स थे। अगर मैं पश्चिम की बात करूं, कैराना से इकरा हसन जीती गठबंधन की, वहां से प्रदीप चौधरी बीजेपी के 2014 में रहे, 2019 में रहे, और इस बार ठाकुर समाज उनसे नाराज चल रहा था। उनकी कुछ जो है उन्होंने पर्सनल कमेंट, राजपूतों की नाराजगी थी, उन्होंने कुछ पर्सनल कमेंट्स किए। और मुजफ्फरनगर की सीट पर संजीव बालियान की अगर मैं बात करूं तो वहां भी राजपूत समाज नाराज चल रहा था। सहारनपुर की अगर बात करूं तो वहां भी राजपूत समाज नाराज चल रहा था। और तीनों ही सीटें पश्चिम की बीजेपी ने गंवा दी। और बीजेपी ने ये ठाकुर जो नाराज थे, इस विवाद को बहुत हल्के में लिया और सोचा बीजेपी ने कि आखिरी वक्त पर, जैसा हर बार चुनाव में होता है कि आखिरी वक्त पर वोट तो कमल को ही पड़ेगा। वो जितना भी स्वर्ण है वो बीजेपी का पैठ वोटर है, ये बीजेपी मानती थी। लेकिन इस बार स्वर्णों ने दिखा दिया कि वो बीजेपी के बंधुआ नहीं है। अगर बीजेपी उनके हित का काम, उनकी हितकारी काम नहीं करेगी तो वो ऐसा नहीं है फिर भी बीजेपी को वोट देंगे। वो उन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाई और वोट जो है वो गठबंधन को दिया, जिसका कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो अस्तित्व है वो बहुत, मतलब जो जनाधार है वो बहुत ज्यादा घट गया। तो इसी के साथ एक चीज और आ रही है कि इंडिया गठबंधन के पास 296 सीटें जरूर आती दिख रही हैं, वहीं इंडिया गठबंधन के पास 236 सीटें, तो एनडीए के पास 296 सीटें आती दिख रही है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो इंडिया गठबंधन के साथ छोटे छोटे दल जुड़े हुए हैं तो उन्हें इंडिया ने मनाने की कोशिश कर दी है। एनडीए के दलों को इंडिया वाले फोन कर रहे हैं कि किसी तरह ये दल इधर आ जाए, जैसे कि नीतीश कुमार को एनडीए भी मनाने की कोशिश कर रहा है, इंडिया भी मनाने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या सरकार पे भी संशय बना हुआ है कि क्या इंडिया सरकार बनाएगा या एनडीए सरकार बनाएगा? देखिए शबनम, बीजेपी सबसे पहले जो चुनाव लड़ती है वो 272 सीटें जीतने के लिए लड़ती है, जिससे एक स्थायी सरकार वो बना सके। लेकिन इस चुनाव में 400 पार का नारा तो छोड़ दीजिए, भूल जाइए, वो तो बहुत दूर रह गया। बिल्कुल पूर्ण बहुमत मतलब 272 का आंकड़ा छूने में बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं और उम्मीद है कि शाम होते होते जैसे आंकड़े क्लियर होंगे तो बीजेपी बहुमत तक नहीं पहुंच पाएगी। बीजेपी बहुमत तक नहीं पहुंचेगी तो उसमें नीतीश कुमार को साथी है, उनके गठबंधन में है, लेकिन मान मनोबल करना जरूरी है। टीडीपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, शानदार प्रदर्शन किया आंध्र प्रदेश में। विधानसभा चुनाव भी साथी हुए थे, वहां भी आंध्र प्रदेश में टीडीपी की सरकार बनी क्योंकि जगन मोहन रेड्डी का बहुत ज्यादा विरोध वहां हो रहा था। तो ये दो ऐसे साथी हैं, ये दो बड़े साथी ऐसे हैं बीजेपी के जिन्हें मना कर रखना पड़ेगा और इनकी डिमांड माननी पड़ेगी। आ रही है कि शरद पवार लगातार चंद्रबाबू नायडू से, नीतीश कुमार से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि वो एनडीए के साथ ही रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन परिस्थितियां बदलते हुए वक्त नहीं लगता राजनीति में, कब क्या हो जाए। वैसे भी नीतीश कुमार को पलटू राम का टैग दिया जाता है, तो ऐसे में देखिए नीतीश कुमार का बिना चंद्रबाबू नायडू के जाना कोई जो है फायदे का सौदा नहीं है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार अपनी 15 या 16 सीटों को लेकर जाते हैं तो वो बहुमत का आंकड़ा फिर भी जो है नहीं छू पाएंगे, क्योंकि बहुमत से बहुत दूर रह जाएंगे। टीडीपी की अगर सीट मिले, टीडीपी के साथ साथ अगर नीतीश कुमार की सीट मिले, तब जाकर इंडिया गठबंधन जा सकता है 272 के पास। उससे पहले अकेले नीतीश कुमार नहीं ले जा पाएंगे।
तो ऐसे में अब जेपी नड्डा से राजनाथ सिंह भी मिलने पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है कि राजनाथ सिंह जेपी नड्डा के घर मिलने पहुंचे हैं। इसी के साथ अमित शाह और पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। शाम को अपने बीजेपी कार्यालय पहुंच सकते हैं। पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। इस दौरान वो कुछ बड़ी बातें भी कार्यकर्ताओं को बोल सकते हैं और संबोधन में क्या कुछ कहेंगे, सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। और इसी के साथ राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के नेताओं में भी आपस में बैठकें शुरू हो गई हैं। अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है, तेजस्वी यादव भी मीडिया को संबोधित करेंगे। अब दोनों ही तरफ से उथल पुथल काफी मची हुई है। हालांकि अभी एनडीए की सीटें ज्यादा दिखाई दे रही हैं, तो सरकार जाहिर तौर पर एनडीए की बनती दिखाई दे रही है। तो लेकिन ऐसे में इंडिया गठबंधन भी पूरी जोर आजमाइश में लगा हुआ है कि हाँ वो आखिर तक आगे तक पहुंचे, लड़े। सत्ता से दूर हैं पिछले 10 साल से, और अब मौका मिला है, नजदीक पहुंचे हैं बहुमत के, तो वो अपने हाथ पैर जरूर मारेंगे। टीडीपी से भी संपर्क करेंगे, नीतीश कुमार से भी संपर्क करेंगे, बोलेंगे कि चलिए ठीक है आप चले गए, लेकिन अब आपके पास सीटें हैं तो आप आ जाइए। छोटी छोटी पार्टियां जो उत्तर प्रदेश में आरएलडी है जयंत चौधरी की, उससे भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अखिलेश यादव के अच्छे दोस्त बताए जाते हैं जयंत चौधरी, और कहा जाता है अगर अखिलेश यादव फोन करेंगे तो वो मना नहीं करेंगे आने से। लेकिन उनकी 2 सीटें हैं, वो तब अगर उन सीटों की जरूरत पड़ती है 272 के आंकड़े तक पहुंचने में। तो फिलहाल जोड़ तोड़ की राजनीति जरूर शुरू हो गई है। हो सकता है यहां हॉर्स ट्रेडिंग भी की जाए, तो देखना बेहद ही दिलचस्प होगा इस चुनाव में कि सरकार एनडीए बनाती है या फिर इंडिया, क्योंकि ना तो अकेली अपने दम पर कांग्रेस सरकार बना सकती है और ना ही बीजेपी सरकार बना सकती है। साथ ही योगी आदित्यनाथ का भविष्य क्या रहेगा उत्तर प्रदेश में, वो भी देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन योगी को हटाना बीजेपी के लिए बहुत आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। तो ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। शबनम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।